आर्मी का जवान अपनी गर्लफ्रेंड की मां से अचानक मिलने पहुंचता है और कहता है कि जो दो नए नवजात बच्चे पैदा हुए हैं उनके कागजात लेकर हमें पंचायत ऑफिस जाने की ज़रूरत है। इसके बाद जिस प्रेमिका के बच्चे हुए थे वो घर पे ही रुकती है और माँ और आर्मी जवान पंचायत ऑफिस कागजात लेकर जाते हैं। लेकिन जैसे ही माँ वापस आती है और देखती है कि घर में उनकी बेटी की बड़ी ही क्रूर तरीके से हत्या की जा चुकी है। दोनों जो नवजात बेटियां थीं जो अभी अभी जन्मी थीं उनकी भी बुरी तरीके से गला घोट कर गला काट कर उनकी हत्या की जा चुकी थी। जिस किसी ने भी इस दृश्य को देखा वो अंदर से हिलकर रह गया। और जो आप तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसी घर की तस्वीरें हैं। दरअसल ये जो पूरा वाकया है लगभग 19 साल पहले हुआ था। लेकिन 19 साल बाद ये केस अचानक से सामने इसलिए आया क्योंकि केरल पुलिस ने सोचा कि क्यों ना पुराने लंबित मामलों को फिर से सुलझाया जाए। और मजे की बात यह है कि इस पूरे केस को सीबीआई को भी ट्रांसफर किया गया, लेकिन सीबीआई भी असमर्थ रही इस केस को सुलझाने में। लेकिन अचानक से 2025 में, ये पूरा मामला 2006 का था, लेकिन 2025 आते आते ऐसा इस केस में क्या हुआ और कैसे केरल पुलिस ने एक छोटी से डिजिटल टेक्निक का यूज करके इस पूरे केस को सुलझाया, चलिए इस पूरे केस को तफसील से अब समझते हैं। दरअसल ये जो पूरा वाकया है 10 फरवरी 2006 का है। दोपहर के 11-12 बजे थे। अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है और पता लगता है कि कमरे के अंदर एक लाश पड़ी हुई है, एक औरत की लाश पड़ी हुई है और दो नवजात बच्चे भी हैं। दोनों नवजात बच्चे बच्चियां थी और हाल ही में लगभग उनकी जो उम्र थी वो 17 महीने की थी। बड़ी ही क्रूर तरीके से इसी घर के अंदर, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी घर के अंदर इसी की कंपाउंड में हत्या की जा चुकी थी। और घर से बाहर सिर्फ और सिर्फ एक स्कूटर था। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये कि कैसे पता लगाया जाए कि हत्या किसने की है। माँ का कहना था कि जो बेटी रजनी है इसका प्रेम संबंध था दिविल कुमार से और दिविल कुमार आर्मी में काम करता था और उसकी पोस्टिंग पठानकोट में थी। यहां तक की जानकारी सामने आई और पता लगा कि यह रजनी और दिविल कुमार में एक दूसरे से प्रेम बहुत ज़्यादा था। दोनों ने प्रेम करने के बाद उनकी ज़िंदगी में दो जुड़वा बेटियां भी आईं। लेकिन दिविल कुमार को लगा कि जो इससे मैं प्यार करता हूं लेकिन इससे शादी नहीं कर सकता। वो बार बार ये कहता कि रजनी से कि तुम उसे अबॉर्शन करवा लो, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। वहीं रजनी बार बार ये कहती कि नहीं, मुझे बच्चा चाहिए, हमारे प्यार की निशानी है। थक हार कर दिविल कुमार रजनी को छोड़कर वहां से पहुंच जाता है पठानकोट आर्मी बेस कैंप में। और रजनी लगभग जनवरी 2006 में बच्ची को जन्म देती है और साथ साथ जुड़वा बच्चियां थी दोनों। और तिरुवनंत का इलाका था और ये बात दिविल कुमार को पठानकोट में पता भी लगती है। और रजनी ये कहती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, अब देखो बच्चियों ने भी जन्म ले लिया है, अब बारी है साथ रहने की। लेकिन दिविल कुमार एक तरीके से कुछ और ही प्लान कर रहा था। अब ये जो पूरा वाक्य मैंने बताया, ये पूरा वाक्य उसके फुल प्लान के तरीके से काम नहीं कर रहा था। लेकिन हॉस्पिटल में जब रजनी दो जुड़वा बच्चों को जन्म दे रही थी तो दिविल कुमार चुपचाप अपने एक दोस्त को भेजता है और कहता है कि इसका नाम अनिल कुमार है। अनिल कुमार का काम ये था कि वो रजनी के पास जाता, उसे कहता है कि देखो अगर प्रेगनेंसी के टाइम पर या जब बच्चा जब जन्म लेगा तो खून ज़्यादा बहेगा, अगर तुम्हें खून चाहिए होगा तो मैं खून देने के लिए यहीं पर खड़ा रहूँगा। अब माँ को भी लगा कि अचानक से ये कौन आ गया, अचानक से ऐसी दोस्ती कैसे बन गई कि खून देने के लिए एक अनजान शख्स वहाँ पर पूरे अस्पताल में मौजूद है। ऑपरेशन हुआ, जुड़वा बच्चियाँ भी हुई, लेकिन इसके बावजूद खून की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब अनिल कुमार जो एक अनजान शख्स था उसे लगा कि अब तो मामला बिगड़ सकता है, बच्चियों ने जन्म ले लिया है, तो इस मामले को कैसे निपटाया जाए। अनिल कुमार धीरे धीरे रजनी जो दिविल की गर्लफ्रेंड थी उससे दोस्ती करना शुरू करता है, बातचीत करना शुरू करता है और लगभग हर तरीके से रजनी का ख्याल भी रखता है। अब जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने की बारी आई तो रजनी की माँ और रजनी और दोनों जो बेटियां थी जुड़वा, इनको रखने की बारी थी। तो अनिल कुमार ने कहा कि अगर तुम जिस गांव में जाओगी उस गांव में हर कोई ये पूछेगा कि इन जुड़वा बेटियों का पिता कौन है। तो ऐसे में आपको गांव से दूर एक जगह में तलाशी है जहां पर आप रुक सकते हो, एक अनजान जगह भी रहेगी तो आपसे कोई ज़्यादा पूछताछ भी नहीं करेगा और आपको कोई जज भी नहीं करेगा। अब रजनी को लगा कि
इस शख्स ने बहुत अच्छी तरीके से उनकी देखभाल की है, जब तक हॉस्पिटल में थे तो फल फ्रूट्स दवाइयाँ लाना हर चीज़ में मदद की और एक अच्छा दोस्त भी बन चुका था उनका फैमिली का। तो जो चीज़ें वो कह रहा है शायद हो सकता है कि वो हमारी मदद करना चाह रहा हो। तो अनिल कुमार ने अपने बलबूते एक किराए का कमरा लेकर माँ और दोनों बेटियों और सासू माँ को उस घर पर रखा हुआ था। इसके बाद जिस तरीके से मामला बीतते जाता है और अचानक से रजनी राज्य की महिला आयोग या कहें केरल की महिला आयोग को कंप्लेन करती है कि देखिए ये जो दोनों बेटियां हैं, जुड़वा बेटियां हैं, इनका डीएनए टेस्ट करवाने की ज़रूरत है और डीएनए टेस्ट अगर हो जाएगा तो पता लग जाएगा कि देविल कुमार ही इसके असली पिता हैं। अब अगर पिता साबित हो जाते हैं तो इसके बाद पूरा खर्च भी देविल कुमार को उठाना पड़ेगा। तो जैसी राज्य महिला आयोग में ये चीज़ें जाती हैं, डेट्स आना शुरू हो जाती है कि कब डीएनए टेस्ट हो सकता है। लेकिन इससे पहले ही अचानक से जो देविल कुमार पठानकोट में पोस्टेड था, अचानक से गांव में आता है और कहता है कि माताजी जो रजनी की दोनों बेटियां हैं उनकी कागजात लेकर फटाफट पंचायत ऑफिस चलिए, हमें कुछ रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है। एक मनगढ़ंत कहानी थी ये। अब माँ तो तैयार हो जाती है, माँ को लगता है कि चलो बेटी जो है उनकी दोनों जुड़वा बेटियां भी जो हैं उनकी देखभाल तो हो जाएगी क्योंकि अब देविल आ चुका है। लेकिन देविल के शैतानी दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था। वो पंचायत ऑफिस लेके जाता है लेकिन पंचायत ऑफिस में ऐसा कोई पंजीकरण हो नहीं रहा था। तो इसके बाद उस माँ थी वो वापस आती है और देखती है कि घर के अंदर उनकी बेटी की हत्या की जा चुकी है। दोनों जुड़वा बेटियां हैं, उनकी भी बड़ी क्रूर तरीके से मौत के घाट उतारा जा चुका है। आनंद फानंद में पुलिस पहुंचती है, पता लगता है कि इस पूरे केस में कहीं ना कहीं देविल कुमार एक मेन मास्टरमाइंड है जिसने ये हत्या करवाई है। और माँ का भी चीख चीख कर यही कहना था। लेकिन घर में जितने सबूत थे उस सबूत में कहीं से भी देविल कुमार का कोई एंगल सामने नहीं आ रहा था, क्योंकि देविल कुमार तो माताजी के साथ पंचायत ऑफिस गया था। तो घर पर हत्या किसने की? घर के बाहर, ठीक इसी घर के बाहर एक स्कूटर था और स्कूटर पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो था राजेश का। अब आप सोचेंगे राजेश कौन है? पता लगाया गया कि राजेश की जब तस्वीर निकाली गई आरटीओ ऑफिस से तो पता लगा कि राजेश और कोई नहीं बल्कि वही अनिल कुमार है जो अस्पताल से लेकर किराए के घर पर ले जाने तक हर जगह देखभाल का काम कर रहा था। वही अनिल कुमार राजेश है। अब राजेश कौन है? तो राजेश और देविल दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, दोनों एक साथ आर्मी में भर्ती हुए थे, दोनों ही पठानकोट में पोस्टेड थे। अब इस पूरे केस में जब पुलिस को ये सारे एंगल पता लगती है तो केरल पुलिस केरल से निकलकर पंजाब जाती है, वहां पठानकोट में पता लगाने की कोशिश करती है कि भैया ये दोनों शख्स कौन हैं। लेकिन दोनों पहले ही उस मौका वारदात से फरार तो हो ही जाते हैं, उसके बाद अपने आर्मी कैंप से भी फरार हो जाते हैं। दोनों को पता था कि कभी ना कभी पुलिस उन तक पहुंच सकती है। फिर 2006 का मामला था। मामला ठंडे बस्ते में जाने से अच्छा राज्य सरकार ने सोचा कि क्यों ना इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा जाए और हो सकता है सीबीआई इस पूरी जांच में कुछ नया एंगल तथ्य निकालकर आरोपियों तक पहुंच सके। 2010 में मिला था ये मामला सीबीआई को। 2025 आने को थे, सीबीआई के हाथ में कोई ऐसे सबूत नहीं मिल रहे थे या कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही थी जिससे देविल और राजेश तक ये पहुंच सके। इसके बाद इस पूरे केस में तब ट्विस्ट आता है जब केरल पुलिस एक रोज सोचती है कि क्यों ना जितने भी पुराने केसेस थे उसको सुलझाया जाए, क्योंकि पुराने जो लंबित मामले हैं उसको सुलझाने की कोशिश की जाए। एक डिजिटल का जमाना आ चुका है और डिजिटल जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्यों ना हम अलग अलग तरीकों से इसे सुलझाने की कोशिश करें। तो केरल पुलिस की टेक्निकल विंग की वाहवाही करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस तस्वीर की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 19 साल बाद की तस्वीर कैसी होगी उस तस्वीर को बनाया गया। उस तस्वीर को बनाने के बाद इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सर्च किया गया तो पता लगा कि ऐसे कई सारी जो तस्वीर हैं ये मेल खाती हैं, लेकिन लगभग 90% से भी ज्यादा जो मिलान हो रहा था वो एक तस्वीर से हो रहा था। वो तस्वीर किसकी थी? वो तस्वीर थी राजेश की। राजेश 19 साल बाद कैसा दिखता होगा सोचिए। एक तस्वीर है, उसकी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप तस्वीर बदलने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि 19 साल बाद इसकी तस्वीर कैसे हो सकती है, उसके हाव भाव कैसे हो सकते हैं, उसके आईब्रो कितनी मोटी हो जाएगी, उसके नाक कितने मोटे हो जाएंगे।
तो उस तस्वीर का मिलान किया जाता है और पता लगता है कि राजेश ने शादी की फोटो अपने फेसबुक पर अपलोड की थी। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तस्वीर और उस शादी वाली तस्वीर में 90% का मिलान हो जाता है। अब पुलिस को लगता है कि देखो, हम इतने देर से ढूंढ रहे थे, हो सकता है ये वही शख्स हो। अब शख्स, सोचिए, केरल में हत्या करते हैं, नौकरी कर रहे थे पठानकोट में। ये जो तस्वीर जहां अपलोड हुई थी वो हुई थी पुडुचेरी में। अब पुलिस दोबारा पुडुचेरी जाती है और जाकर उस शख्स को गिरफ्तार करती है और शख्स का जो छुपाया हुआ नाम था वो था प्रवीण कुमार। और प्रवीण कुमार एक तरीके से उसने अपनी नई जिंदगी शुरू कर ली थी। वो चाहता था कि किसी को भी इस बात की भनक ना लगे, एक नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू कर रहा था। लेकिन उसने अपना चेहरा बदलना शायद भूल गया, क्योंकि चेहरे ने उसे पकड़वाया तो सही। और जैसे ही राजेश गिरफ्तार में आया, और राजेश ने ही, याद रखिएगा, इस पूरे हत्याकांड में दोनों बच्चियों को मारा, बेटी को मारा और एक तरीके से उस मौका वारदात से भाग भी गया। राजेश की निशानदेही पर देविल कुमार पकड़ा जाता है। देविल कुमार एक तरीके से इस पूरे केस का मास्टरमाइंड था। उसने अपना नाम बदलकर विष्णु रख लिया था। उसने भी शादी कर ली थी पुडुचेरी के अंदर। तो दोनों जो आरोपी थे, उन्हें लग रहा था कि पुलिस उन तक कहीं पहुंच नहीं सकती। उन्हें यह भी समझ में आ चुका था कि उन्होंने सीबीआई को बेवकूफ बना दिया है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में, और खास तौर पर केरल पुलिस के जो निशानदेही पर इस पूरे मामले को फिर सीबीआई को सौंपा जाता है, तब जाकर ये दोनों आरोपी गिरफ्त में आते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि देविल कुमार ने हत्या क्यों करवाई और राजेश ने हत्या क्यों की। तो देविल कुमार का यह कहना था कि वो कभी भी रजनी से प्यार तो जरूर करता था, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि उससे प्रेम तो था ही, उसे प्यार था, लेकिन संबंध बनने के बाद उसे लगा कि रजनी अच्छी लड़की नहीं है और उसके साथ अगर वो अपने आगे की जिंदगी नहीं देख सकता है। और आगे चलकर उसकी शादी में, जब उसकी शादी होगी, तो उस शादी में रजनी की रोड़ा ना बने और उसकी बच्चियां, जो दोनों जुड़वा बच्चियां जन्म ली थी, वो रोड़ा ना बने। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना इन तीनों को ही रास्ते से हटा दिया जाए। और ऐसे में उसका साथ दिया उसके बेस्ट फ्रेंड राजेश ने, जो दोनों आर्मी जवान थे। और तब जाकर ये पूरा केस सुलझा और 19 साल बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, ऐसे तमाम मामले ऐसे हो सकते हैं कि जो आरोपी हैं वो भाग जाते हैं, अपना पहचान छुपाकर कहीं छुपे रहते हैं। लेकिन आज का डिजिटल जमाना, कहीं ना कहीं अगर आप कुछ भी जो अपलोड करते हैं, अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं, आपकी एक पहचान बन जाती है, आपकी डिजिटल फुटप्रिंट आ जाती हैं, आपकी आंखें, आपकी ओठ, आपका चेहरा, हर चीज को आज के ज़माने में ट्रैक किया जा सकता है। और इसी की मदद लेकर 19 साल बाद, सोचिए 19 साल में एक इंसान का हाव भाव, चेहरा, सब कुछ बदल जाता है। उसके बावजूद पुलिस पकड़ लेती है, सीबीआई पकड़ लेती है और इस पूरे केस को 19 साल बाद जाकर सुलझा लिया जाता है।